हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है माई एसक्यूएल व्यू। जब भी हम कोई भी एसक्यूएल स्टेटमेंट को स्टोर करके रखना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में हम उसका कुछ भी उपयोग ले सके। कभी कभी क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स क्वेरी होती है जिसे हमें बार बार एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम आती है। तो उन सभी समस्याओं से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि उस एसक्यूएल का एक व्यू बनाकर स्टोर कर लेते हैं। तो व्यू बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमें अलग से कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं होती और हम उस व्यू को ही एग्जीक्यूट कर देते हैं। साथ में हम उस व्यू पर भी वेयर क्लॉज और सिलेक्ट के साथ कॉलम सिलेक्शन इस तरह की चीज़ें ऑपरेट कर सकते हैं। साथ ही में जो हम स्टेटमेंट लिखते हैं उस स्टेटमेंट में हम डिस्टिंक्ट, एवरेज वगैरह जो भी एग्रीगेट फंक्शन हमारे सारे वो यूज़ कर सकते हैं, ग्रुप बाय यूज़ कर सकते हैं, सब क्यूरी यूज़ कर सकते हैं, यूनियन ऑल लगा सकते हैं। यानी कि हम सिलेक्ट एसक्यूएल में जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो सब हम इसमें व्यू में लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से व्यू का हम यूज़ करते हैं। उदाहरण के लिए मैंने वही टेबल MST आइटम ली है जिसमें मेरे पास कुछ आइटम का डेटा है। यहाँ पर ओपनिंग, परचेज, सेल और क्लोजिंग क्वांटिटी मेरे पास है। मैं जो अभी व्यू बना रहा हूँ वो इसलिए बनाना चाहता हूँ कि मेरे पास जो भी स्टॉक हो, अगर वो 10 क्वांटिटी से कम हो तो मुझे उसके लिए बार बार क्यूरी लिखना होती है। तो वो क्यूरी ना लिखते हुए मैं व्यू से ही उसको चला लूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एसक्यूएल में जाएंगे और अब हम यहाँ पर हमारी टेबल आ गई। अब मुझे जो कॉलम चाहिए मैं सिर्फ उतने ही कॉलम यहाँ पर लिखूंगा। तो मेरा पहला कॉलम हो गया आइटम आईडी, दूसरा कॉलम हो गया आइटम नेम, तीसरा कॉलम हो गया ओपी क्वांटिटी और चौथा कॉलम हो गया सीएल क्वांटिटी। और इसके बाद मैं यहाँ पर जो केस है मैं यहाँ लगा देता हूँ कि जिसकी क्लोजिंग क्वांटिटी छोटी हो और बराबर हो 10 से। ओके, यह मेरी एसक्यूएल बन गई। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसे चेक कर लूँगा कि ये चल रही है या नहीं चल रही है। ये एसक्यूएल चल रही है, परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, वापस से देखिए, बहुत सिंपल तरीके से मैं बनाना बता रहा हूँ, आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके पहले आइए यहाँ पर लिखिए क्रिएट व्यू। अब व्यू का नाम देखिए, नाम के लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छे से समझने के लिए हमेशा एक गुड हैबिट रखें कि या तो व्यू लिखें या फिर वी लिख लें, पर कुछ भी एक नाम जरूर लिखें। तो मैं व्यू लिख रहा हूँ। मैं किस लिए बना रहा हूँ, मिनिमम स्टॉक के लिए बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसका नाम क्या लिखा, व्यू मिनिमम स्टॉक। और एस करना है, और एस करने के बाद कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर सेमी कॉलन लगाएं यहाँ पर, और इस पूरे को कॉपी कर लें और यहाँ से एग्जीक्यूट कर दें। एग्जीक्यूट कर दिया। देखिए इसने क्या बोला कि आपका जो व्यू है वो बन गया। अब हम इस व्यू को कैसे देखें, तो पहला तरीका तो ये देखिए, अभी यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखिए व्यू ऑप्शन आ गया। इस व्यू पे जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जितने भी व्यू बने वो सब दिख जाएंगे। आप यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, उसे ड्रॉप कर सकते हैं। साथ ही में अगर डायरेक्ट आप व्यू पे क्लिक कर देंगे तो देखिए जो क्यूरी हमने चलाई थी वो खुद ही एग्जीक्यूट हो गई। तो देखिए अपना काम कितना आसान हो गया। तो हम कैसे कमांड के थ्रू व्यू बनाते हैं वो आ गया। अब दूसरी चीज़ होती है कि हम इसे मॉडिफाई कैसे करें। तो मॉडिफाई करने के लिए भी सिंपल है, वापस से एसक्यूएल में गए, अभी मैंने वो कॉपी कर ली थी, मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो क्रिएट था उसको हम अल्टर कर देंगे। ठीक है, अल्टर किया, बाकी सब सेम है। मैं चेकिंग के लिए यहाँ पर 10 को क्या कर देता हूँ, कोई बड़ी क्वांटिटी एंटर कर देता हूँ। ओके, मैं मेरे पास कॉपी करके रख लेता हूँ और आपको कुछ भी नहीं करना है, फिर से इसे एग्जीक्यूट करना है। ये एग्जीक्यूट किया, देखिए एग्जीक्यूट हो गया। अब आप वापस से व्यू देखेंगे तो देखिए ज़्यादा रिकॉर्ड आ गए, यानी कि आपको अल्टर भी आ गया। अब तीसरा क्या होगा, आप डिलीट करना चाहेंगे कि मुझे अगर कमांड से डिलीट करना है तो मैं कैसे करूं। फिर जाएं एसक्यूएल में, वहां पर आपको व्यू का नाम पता है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर लिखना है ड्रॉप व्यू और व्यू का नाम।
और ये करने के बाद आप इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये देखिए व्यू ड्रॉप हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए व्यू चला गया, यानी कि हमने क्रिएट व्यू, अल्टर व्यू और मॉडिफाई ड्रॉप व्यू तीनों समझ लिए। अब थोड़ा सा मैं इसमें एडवांस पार्ट जो है वो आपको क्लियर करता हूँ। अब हमने एसक्यूएल में गए, अब मैंने जो पहले कॉपी किया था मैं उसे पेस्ट कर लेता हूँ, है ना। ये व्यू पूरा बना हुआ है। अब हमने क्या करा, एग्जीक्यूट कर दिया, देखिए वापस से व्यू बन गया, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, यदि आपको कभी ग्राफिकल व्यू में ऐसे एडिट करना हो तो आप क्या करेंगे कि व्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए डेटा ब्राउज करके आ गया। अब आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर में जाएंगे, ये इसका स्ट्रक्चर आ गया। अब यहाँ पर देखिए एडिट व्यू ऑप्शन होता है, तो हमने एडिट व्यू ओपन कर लिया। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं समझने वाली, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला इसमें सबसे पहले क्या, एल्गोरिदम। अब एग्जैक्टली हम समझते हैं एल्गोरिदम होती क्या है। जब भी कभी आप इसे कमांड के थ्रू बनाते हैं तो हम लोग ये सेट नहीं करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या आती है, अनडिफाइंड आती है। अनडिफाइंड का मतलब ये है कि जैसा डेटा होगा उस डेटा के हिसाब से वो उसको सेट कर लेती है। अब क्या सेट कर लेती है, तो दो तरह की होती है हमारे पास। पहली होती है मर्ज और दूसरी होती है टेम्परेरी टेबल। तो मर्ज वाली जो एल्गोरिदम है उसमें क्या होता है कि जो डाटा एसक्यूएल से आ रहा है वो डायरेक्ट टेबल का ही डेटा ये हमें दिखा देती है, और जो टेम्प टेबल होती है उसमें क्या होता है कि डेटा को ये लाती है अपने पास और हमें उस एक टेम्परेरी टेबल से बताती है। हमें कुछ भी टेम्परेरी टेबल का काम नहीं करना होता है, ये सारा मैनेजमेंट इसका होता है, लेकिन ये डेटा आपको वहाँ से दिखाती है। अब देखिए मैं आपको दोनों एग्जाम्पल बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि अनडिफाइंड में क्या होता है। तो अभी देखिए जो बाय डिफ़ॉल्ट चल रहा था वो मर्ज वाला है। अगर मैं इसे मर्ज करके इसे सेव कर दूंगा तो अब यहाँ पर आके आप देखिए ये आया। अब देखिए यहाँ पर जो डेटा आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, मास्टर से आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर किसी भी क्वांटिटी में, यहाँ पर मैंने ओपनिंग को क्या किया, 10 कर दिया। देखिए कंप्यूटर की मैं ओपनिंग को क्या कर रहा हूँ, 10 कर रहा हूँ। अब आप जब मास्टर आइटम में जाएंगे ना तो यहाँ पर देखिए जो कंप्यूटर है उसकी ओपनिंग 10 हो गई। यानी कि मर्ज के केस में क्या हुआ, मैं ऑपरेशन व्यू में कर रहा हूँ, लेकिन व्यू में मुझे एडिट, कॉपी करने का, एडिट करने का, डिलीट करने का सभी ऑप्शन मिल रहा है। यानी कि डेटा वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर फेच होकर आ रहा है। हम इसे इस मोड में यूज़ कर सकते हैं यदि यह मर्ज है तो। अब देखिए मैं फिर से क्या करता हूँ, स्ट्रक्चर में गया, यहाँ पर आके मैंने एडिट व्यू किया। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर इस मर्ज को हटा के टेम्प टेबल कर दूंगा। ओके, बाकी सब कुछ सेम है। अब आप यहाँ पर जब जाएंगे तो आप देखिए इस डेटा में आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। अब देखिए सब लॉक है। इसका मतलब क्या हुआ कि डेटा अब एक तरह से नॉन एडिटेबल मोड में आया। तो अब आप इसका कोई भी, एक तरह से देखा जाए तो हम व्यू अगर किसी के हाथ में देते तो इसका कभी भी मिसयूज नहीं हो सकता, क्योंकि अब डेटा उसे रीड ओनली मोड में मिला है। तो आपके पास ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो अभी नए वर्जन में आया है। वैसे तो था पहले, लेकिन पहले नहीं आता था, बहुत साल पहले। तो आप कभी भी ऐसा चाहें कि अगर लॉक रखना चाहें तो आप क्या करेंगे, टेम्प टेबल वाला यूज़ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक का चीज़ है। अब मैं वापस से व्यू को एडिट करता हूँ। अब देखिए आपने क्या किया कि जब भी अगर आप नीचे कोई एग्रीगेट फंक्शन, डिस्टिंग लगा देंगे या फिर आप कोई ग्रुप बाय क्लॉज यूज कर लेंगे या कोई सब क्यूरी, यूनियन, इस तरह से कुछ भी करेंगे ना, और इसे अगर अनडिफाइंड भी रख देंगे तो ये खुद ही उसको अपने आप टेम्प टेबल बना लेगा। मतलब आपको यहाँ अनडिफाइंड ही दिखाएगा, लेकिन वो एज ए टेम्प टेबल बना लेगा। क्यों बना लेगा कि यदि किसी रो पर आप कुछ ऑपरेशन कर देंगे तो उसकी रो की जो आइडेंटिटी वो तो खत्म हो गई, तो वो एडिट कैसे करेगा। तो इसलिए वो उसे क्या करेगा, टेम्प टेबल बना देगा। और यदि उसे ऐसा लगेगा कि उसको प्राइमरी मिल रही है प्रॉपर अपडेट करने के लिए तो वो मर्ज रखेगा। ओके, यहाँ तक का क्लियर। अब डिफाइनर तो हम पहले भी देख चुके हैं, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि जिसने बनाया वो डिफाइनर हो गया, है ना। और अगर आप डिफाइनर की सिक्योरिटी लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका इसे जो प्रिविलेज मिले हुए हैं उसके हिसाब से ही इसको एग्जीक्यूट करने वाला भी ऑपरेट कर सकता है। लेकिन यदि आप यहाँ डिफाइनर हटा के इन्वोकर कर देंगे तो क्या होगा कि जो इसे ऑपरेट कर रहा है उसको अगर प्रिविलेज हुआ तो ये इसको ऑपरेट कर पाएगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट आता है कॉलम नेम, तो ये जनरली हमें ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने आप नीचे हम जो SQL लिखते हैं उससे ही काम कर लेता है। अब ठीक, अब नेक्स्ट ऑप्शन है विथ चेक ऑप्शन। तो यह समझने के लिए पहले तो आप इसे टाइम टेबल से वापस से अनडिफाइन कर दीजिए, है ना। अब आप ये हो गया, अब अपने पास जो डेटा है वो आ गया, ठीक है, सब चीज़ सही है। अब आपने क्या किया, यहाँ इंसर्ट किया। देखिए अब भी मैं इसमें कोई भी क्वांटिटी इंसर्ट करके यहाँ से बताता हूँ, आप कमांड से भी कर सकते हैं ना। मैंने एक आइटम लिया जिसका नाम मैं लिख देता हूँ टेस्ट आइटम। मैंने यहाँ पर ओपनिंग मैं कभी कर देता हूँ 25, है ना। आपने इसमें 25 किया और मैंने यहाँ से इसको मैं इसे इंसर्ट कर देता हूँ। ये इंसर्ट किया, देखिए इंसर्ट सक्सेस चल गया। आप अगर यहाँ मास्टर में देखेंगे तो यहाँ पर 25 को इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब ठीक है, मतलब कि जब हमने विथ चेक ऑप्शन नहीं सेट किया है तो कोई भी क्वांटिटी यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाती है। यहाँ तक तो हो गया। अब इस इंसर्शन को अगर मुझे ब्लॉक करना है तो मैं क्या करूँगा, विथ चेक वाला ऑप्शन सेट करूँगा। मैंने क्या किया, फिर से मेरा व्यू खोला। अब यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर में गया, स्ट्रक्चर में जाने के बाद मैंने एडिट व्यू किया। अब देखिए, अब जब भी आप विथ चेक ऑप्शन देखें ना तो सबसे पहले वेयर को देखना। वेयर में आपने क्या लिखा है, क्वांटिटी 10 से कम होना चाहिए, ठीक है। अभी विथ चेक में ब्लैंक है तो उसने क्या करा, 25 को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उसने कोई चेक ही नहीं लगाया, उसका इंसर्ट चालू है, इंसर्ट अपडेट डिलीट सब चालू है उसका। अब आपने ये विथ चेक में क्या किया, सबसे पहले मैं लोकल समझाता हूँ। आपने लोकल किया, लोकल करने के बाद आप क्वांटिटी देख लो 10 और 10 से कम है और आपने इसको ओके कर दिया। अब आपने यहाँ पर डेटा आया, ठीक है, यहाँ तो 10 से कम ही आ रहा है। अब देखिए वापस से इंसर्ट कर रहा हूँ। इंसर्ट करने के बाद मैंने यहाँ लिखा आइटम 2 और यहाँ में क्वांटिटी का जो चेक लगा है वो क्लोजिंग पे लगा हुआ है ना, ठीक है, शायद ट्रिगर है तो अपना काम हो जाएगा। मैंने वापस से 25 लिया, 25 लेके मैं इसे जैसे ही सेव करने जाऊँगा तो देखिए इसने रोक दिया, ठीक है ना। अब इसने अपने को यहाँ पर ये डेटा एक्सेप्ट नहीं किया। डेटा एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर जो वेयर क्लॉज लगा था उसमें लिखा था कि क्वांटिटी जो है क्लोजिंग वो 10 लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए। हम यहाँ कितनी एंटर कर रहे हैं, 25। तो अब हमें यहाँ 10 से छोटी क्वांटिटी एंटर करना पड़ेगी या 10 करना पड़ेगा। मैं 9 करता हूँ। अब 9 करने के बाद मैंने एग्जीक्यूट किया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आप सबके मन में आएगा कि वहाँ चेक तो क्लोजिंग क्वांटिटी पे लगा है, आप तो ओपनिंग में एंटर कर रहे हो, है ना। तो मैंने एक इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें एक ट्रिगर लिख के ओपनिंग क्वांटिटी में परचेज को प्लस किया है और सेल को माइनस करके मैं क्लोजिंग में लाया हूँ। अब यहाँ पर मैं दूसरे दो ऑप्शन तो कर नहीं रहा हूँ, तो ये 9 एज इट इज क्लोजिंग में ट्रांसफर होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली 9 एंटर कर रहा हूँ, तो ये खुद ही क्लोजिंग में चला जाएगा। तो इसका मतलब 9 क्लोजिंग में ही जा रहा है। तो देखिए इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। चेक करने के लिए अगर आप यहाँ देखेंगे तो देखिए 9 वाला डेटा आ गया। यानी कि मैं वापस से आपको स्ट्रक्चर में ले जाके एडिट व्यू करके बताता हूँ कि जब हमने लोकल चेक लगाया तो इसने इस क्वांटिटी से नीचे का डेटा ही, नीचे का ऐसा मत बोले, अपन ये बोलें कि यदि यह वेयर चेक सेटिस्फाई होगा तभी ये डेटा को इंसर्ट करने देगा, अदरवाइज नहीं करने देगा। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब हम चलते हैं कास्केडेड इफेक्ट। पहले इस व्यू को सेव कर लेते हैं। यह मेरा व्यू सेव हो गया। अब हम क्या करेंगे कि वापस से SQL में आते हैं और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेम ये वाला व्यू लेकर, है ना, मैंने यहाँ पर लिख दिया CREAT क्रिएट व्यू और व्यू का नाम मैंने रख दिया सेम, यही नाम रख लेता हूँ और इसके आगे मैं 1 लगा दूँगा, ठीक है। मतलब एक व्यू और बना लिया, या मैं इसको न्यू लिख देता हूँ। अब देखिए पहले वाला जो व्यू है इसमें जो वेयर चेक लगा है वो लगा 10 क्वांटिटी से छोटा होना चाहिए। एक और व्यू हमने उस पहले वाले उससे बना लिया और यहाँ पर भी क्लोजिंग क्वांटिटी में हमने जो चेक लगाया वो कौन सी क्वांटिटी का लगा लिया, 20 का लगा लिया, है ना। ये न्यू वाला व्यू बन गया। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ।
देखिए सेव हो गया, मेरे पास 2 व्यू आ गए। देखिए जो पहले वाला व्यू है इसमें हमारे पास जो भी डेटा आ रहा है वो 10 से छोटा आ रहा है, लेकिन सेकंड व्यू जो बना है वो पहले वाले व्यू को लेकर ही बना है, तो उसमें तो डेटा ही 10 से छोटा था, तो आपने यहाँ 20 की कंडीशन भी लगा दी, तो डेटा तो 10 से छोटा ही आना है, तो वो ठीक है अपनी जगह। लेकिन आप क्या ध्यान रखेंगे कि इस वाले व्यू में मेरे पास जो कंडीशन लगी है वह क्या लगी है, क्लोजिंग क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 10, और इस वाले व्यू में जो क्वांटिटी लगी है वापस से बन जाते हैं स्ट्रक्चर, यहाँ करते हैं एडिट व्यू, और एडिट व्यू में हमारी जो लगी चेक क्या लगे 20 छोटा लगा है। अब इसमें मैंने क्या किया, लोकल तो आपको समझा दिया था, कैस्केडेड किया। तब कैस्केडेड किया मतलब क्या हुआ कि यहाँ तो कंडीशन 20 से छोटा है इस वाले में, तो इसका मतलब अगर ये लोकल होता तो ये 20 से छोटा तो एक्सेप्ट करता, लेकिन 20 से बड़ा नहीं करता या और ज़्यादा छोटा नहीं करता। तब देखिए मैंने कैस्केडेड किया, ओके किया। अब मैंने क्या किया कि दूसरे वाले में मैं अब डेटा को इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। पहले से तो मैं चेक भी हटा चुका हूँ। अब मैंने यहाँ लिया, मान लीजिए मैं टेस्ट आइटम ही लेता हूँ। अब यहाँ पर क्वांटिटी लेते हैं हम 15, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो मेरा यह वाला व्यू है जो हमने नया बनाया, इसमें 15 जो वेयर क्लाउज है उसको मानता है, सही है, ट्रू है, मतलब ये डेटा एक्सेप्ट होना चाहिए। अब देखिए अपन इसे एक्सेप्ट करते हैं, देखिए एरर आ गई। 1 मिनट, एरर अगर आप देखना चाहते हो ना तो मैं आपको एरर एक बार एग्जीक्यूट करके बताता हूँ। ये एरर आ गई, देखिए एरर में क्या आया कि चेक ऑप्शन फेल्ड। चेक ऑप्शन क्यों फेल्ड हो गया, अब समझने वाली बात है। आप तो बोलोगे कि हमने जो चेक ऑप्शन है वो तो लेस देन इक्वल टू 20 होना चाहिए, और आप जो एंटर कर रहे हो ये तो आप 15 कर रहे हो, तो ये तो होना चाहिए था। लेकिन ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो इस वाले व्यू के स्ट्रक्चर में जो अपना हम इसे व्यू करेंगे, हमने जो कंडीशन डाली वो क्या डाली, कैस्केडेड डाली। तो कैस्केडेड का मतलब क्या हुआ कि इसके यह किस व्यू पे लिखा है, यह व्यू मिनिमम स्टॉक पे लिखा है। व्यू मिनिमम स्टॉक पे हमने जो कंडीशन देखी थी वेयर की वो क्या लगी हुई है, 10 से छोटा होना चाहिए। दिखाऊं मैं आपको जाके एक बार, मैं यहाँ गया, मैंने स्ट्रक्चर में क्लिक किया, मैंने व्यू एडिट व्यू किया, देखिए यहाँ 10 से लगी हुई है। चाहे इसमें चेक लगा हो या ना लगा हो, लेकिन यदि आपने कैस्केडेड कर दिया, इस वाले पर आपने कैस्केडेड किया, तो इस यह जिन व्यू पे लिखा है उन सबकी ही कंडीशन अगर ट्रू होगी तभी ये डेटा को इंसर्ट करने देगा, ठीक है। मतलब कि आपको स्ट्रक्चर में जा करके एडिट व्यू के जो ऑप्शन थे विथ चेक में ब्लैंक, लोकल और कैस्केडेड, यहाँ तक का मैंने सब कुछ बता दिया। एक टर्म्स और होती है जिसे हम इंसर्टेबल व्यू या अपडेटेबल व्यू बोलते हैं। तो उसे देखने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर किसी भी व्यू पर क्लिक किया, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि ये एडिटेबल व्यू है। यहाँ से अगर मैं इंसर्ट करूँगा तो यहाँ से डेटा इंसर्ट भी हो जाएगा, इसलिए ये इंसर्टेबल व्यू है। अब हम इस स्ट्रक्चर पर जाते हैं और एडिट करते हैं। तो यहाँ पर जो व्यू का एल्गोरिदम सेट है वो कौन सी है, मर्ज है। तो आप ये बोल सकते हैं कि यदि किसी भी व्यू की एल्गोरिदम मर्ज है, यानी कि वह इंसर्टेबल व्यू और अपडेटेबल व्यू है। अब अगर हम इसे मर्ज से हटा के क्या कर देते हैं, टेम टेबल कर देते हैं और हम इसे सेव कर देते हैं। तो अब आप जब देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये लॉक हो गया, यानी कि आप अब इस पर डेटा ना ही अपडेट कर सकते हो ना ही इंसर्ट कर सकते हैं। आशा है मुझे आपको क्रिएट व्यू, अल्टर व्यू, ड्रॉप व्यू और साथ ही में यहाँ पर स्ट्रक्चर में जाकर इसका अनडिफाइंड ऑप्शन, मर्ज ऑप्शन और टेबल ऑप्शन, साथ में डिफाइनर और इन्वोकर ऑप्शन और साथ ही में ब्लैंक चेक, कास्केडेड इफेक्ट और साथ में लोकल तक का सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही में आपकी हेल्प के लिए मैंने इस पूरे का एक आर्टिकल भी बना दिया है, मैं वो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप आर्टिकल भी रीड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।